Hello everyone, I'm Prabinu. I'm an English language and a communication skills trainer. So my today's mantra says start somewhere. कहीं से भी शुरुआत करिए पर शुरुआत करिए. इस चीज का वेट मत करिए कि मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, ये कोविड खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट करूंगा. Stop giving excuses to yourself. Just start. जहां से भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, जब भी मौका मिलता है, कुछ भी स्टार्ट करिए, अपनी कोशिशें जारी रखिए. राइट? चलिए, let's start with our today's agenda. That is the analysis of the Hindu newspaper editorial section dating 24th of March. So this is page number 8 editorial section of the Hindu newspaper. चलिए देखते हैं आज के क्या क्या आर्टिकल्स हैं. फर्स्ट आर्टिकल इज मुंबई मकरेकिंग. मकरेकिंग मीन्स कीचड़ उछालना. कोई भी फेमस पर्सन है उसके लिए कुछ डिफेमेशन बातें बोलना, कोई एलिगेशन लगाना, कोई आरोप लगाना. सो मुंबई एज ऑफ नाउ इस चीज का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है. आप सभी को पता होगा रीसेंट केस के बारे में. Impartial probe of allegation of extortion against Maharashtra minister is a must. एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की बात करी गई है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पे जो आरोप लगाया गया है एक्सटॉर्शन का, उसके ऊपर एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. इस आर्टिकल को हम डिटेल में करेंगे आज. इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन करेंगी है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल. करेक्टिव वॉइस, सही आवाज. किस चीज के लिए बोला गया है? The SC did well, the Supreme Court did well to lay down guidelines for the judiciary in dealing with cases of sexual crime. सेक्सुअल क्राइम के लिए जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उन्हें ऑथर ने अप्रिशिएट किया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, क्या गाइडलाइंस दी है कि सेक्सुअल क्राइम्स के जो जितने भी केसेस होते हैं उनको कैसे डील किया जाना चाहिए और क्या गलतियां अभी तक हम करते आ रहे हैं. तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है लीगल व्यू पॉइंट से. इसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. The third article is the absent program at the Kerala hustings. Hustings का मतलब होता है चुनाव. So केरला में चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि हर चुनाव के पहले होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो सब अपने अपने मैनिफेस्टोज या जिसे बोला जाता है घोषणा पत्र सबमिट करती हैं. एंड उन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे हैं. हम आपको जरूरत से ज्यादा पेंशन देंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनको हम इतना सपोर्ट करेंगे. सो जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे, सभी में कहीं ना कहीं मॉनेटरी सपोर्ट की बात की जाती है. पर यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया गया है कि आप मॉनेटरी सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं, बट वो रिसोर्सेस कहाँ है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, इसका कहीं कोई एविडेंस नहीं दिया गया है कि कैसे ये सारी फंडिंग होगी. आज की डेट में भी जो केरला है वो हाईएस्ट पब्लिक डेट रेशियो है उसका पर कैपिटा. सो अगर पब्लिक डेट आज की डेट में ही इतना ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक डेट भी बढ़ेगा ही अगर ये इस तरीके के प्रोमिसेस को पूरा भी करते हैं. सो टिपिकल पॉलिटिकल सिचुएशन है जो किसी भी स्टेट में होता है इलेक्शंस के पहले. जस्ट द सिंपल रीड विल बी इनफ बिकॉज एक स्टेट के पॉलिटिक्स का मैटर है, तो ज्यादा एग्जाम व्यू पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. The next article is a little bit important. Let's see what's given here. The surge of geopolitics. भू राजनीतिक. साउथ एशिया पार ट्रेड, जो साउथ एशिया का जो पार है उसमें भू राजनीतिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है. किस बारे में है ये टॉपिक? So India's new trade rules are political and an irritant. इंडिया ने कुछ नए ट्रेड रूल्स दिए हैं रिसेंटली जो कि राजनीतिक लग रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं, तकलीफ पैदा कर रहे हैं. सी, एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी ये एडिटोरियल पेज होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं ओपिनियन है ऑथर के. These are not the news. न्यूज का एनालिसिस होता है एडिटोरियल सेक्शन में. So, जो भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें मैं हर बार आपको ये बोलती हूँ कि ऑथर ने ऐसा बोला है. Why I used to say this? Because ये जितने आर्टिकल्स हैं वो किसी जिस पर्सन ने लिखे हैं ये उसके व्यू पॉइंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो.
आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस न्यूज के फैक्ट्स एंड फिगर्स को निकालें, उसके बारे में डिटेल में पढ़ें, एंड देन आप अपना ओपिनियन खुद क्रिएट करें. दिस इज वन ऑफ द डायरेक्शन जो ऑथर हमें जिस डायरेक्शन में सोचने के लिए एक रास्ता देता है. बट दैट इज नॉट ट्रू और कैन नॉट बी ट्रू एवरी टाइम. सो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि जो भी गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज लॉन्च कर रही है, जो नए बिल्स पास करती है, वो क्या वो बेनिफिट में है हमारे लिए, इंडिया के लिए या सिटीजन्स के लिए. ये सोचना आपका काम है. राइट. सो न्यूज का एनालिसिस और उस ऑथर का व्यू पॉइंट हम पढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन में. चलिए, इस न्यूज के बारे में क्या है. सो ऑथर ने सजेस्ट किया है दैट इंडियाज न्यू ट्रेड रूल्स आर पॉलिटिकल. ये राजनीतिक है, ये तकलीफ पैदा कर रहे हैं, और इसके बजाय न्यू दिल्ली को कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशनल मॉडल पर, एक स्टेबल इंस्टीट्यूशनल मॉडल पर काम करना चाहिए. क्या नए रूल्स दिए गवर्नमेंट ने, पहले हम वो देखते हैं. India has released new rules governing the trade of electricity across its border. So cross border news है ये कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द बॉर्डर का जो ट्रेड होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स दिए हैं. ठीक है. उन्होंने ये रूल्स स्पेशली बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल के लिए दिए, क्योंकि ये तीनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं अलग अलग डिग्री में इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है उनके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए. सो ये जो रूल है, ये जो नए ट्रेड रूल्स दिए हैं, इट अटेम्प्ट्स टू बैलेंस चाइना's ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन विद डेवलपमेंटल एम्स. सो ये जो रूल दिए हैं इंडिया ने, नए गाइडलाइंस बनाई है, कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस इन रीजन्स में बढ़ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए दिए हैं. नाउ कैसे ये कंट्रोल हो सकता है, और क्या गाइडलाइंस दिए हैं इंडिया ने, उनको हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया है. Of central importance is the ownership of power plants wishing to sell to India. जो भी इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो ओनरशिप, वो पावर प्लांट्स का ओनरशिप किसका है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. A third country with whom India shares a land border, एक ऐसी थर्ड कंट्री जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, एंड डज नॉट हैव अ बाइलेटरल अग्रीमेंट ऑन पावर सेक्टर. पर उस कंट्री के साथ इंडिया का बाइलेटरल अग्रीमेंट नहीं है. बाइलेटरल, बाय मतलब दो तरफा. सो उन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर हमारा उस कंट्री के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं है पावर सेक्टर पर, तो अगर वो कंट्री किसी दूसरी कंट्री में जाकर अगर अपने पावर प्लांट एस्टैब्लिश करती है और वो थर्ड कंट्री के थ्रू अगर हमें बेचने की कोशिश करती है, तो हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेंगे. राइट. सो देखिए क्या दिया है न्यूज में. Chinese companies hoping to establish plants in Nepal, Bhutan and Bangladesh. So चाइना की कंपनीज जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में अपने प्लांट्स एस्टैब्लिश करने के जिनकी प्लान्स हैं, कि वहां प्लान करके अपने पावर प्लांट्स खोलकर वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को सेल करेंगे, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होगा. सो इन इन प्लान्स को ये एक हार्ड टाइम है, ये एक उनके लिए इंडिया ने डिफिकल्ट बना दिया है कि चाइना इन कंट्रीज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी सेल कर पाए. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एंड द साउथ एशिया इलेक्ट्रिसिटी पॉलिटिक्स. सो कहीं ना कहीं जो चाइना ने एक साल से हमारे साथ जो रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हुए हैं, और चाइना का जो अलग अलग तरीके से जो प्लान्स हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने के, हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं. सो दैट इज द बेस ऑफ दिस आर्टिकल. इस आर्टिकल में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है. आप डायरेक्टली इस लिंक को ओपन करेंगे तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेपर ओपन हो जाता है, लेटर ओपन होता है, जिसमें सारे रूल्स मेंशन करे हैं. सो माय सजेशन इज प्लीज यूज दिस लिंक, डायरेक्टली गिवन है, आप इस लिंक को यूज करिए. इंडिया ने क्या रूल्स मेंशन करें उस गाइडलाइन में, प्लीज गो थ्रू एंड क्रिएट योर ओन ओपिनियन कि क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या ये हमारे फेवर में नहीं है. राइट.
So this is all about the 4 articles. Today we are going to discuss 2 articles in detail. So 2 articles को हम पूरा detail में cover करेंगे आज, word to word, sentence to sentence, so that पूरा news हमें properly clear हो जाए, right? चलिए, let's start for the detailed discussion of the 2 articles for today. Okay, let's start with the detailed discussion of this first article, Mumbai muckraking. Now, muckraking, as we have already discussed, किसी पर कीचड़ उछालना. So this article is about the allegations of extortion. Allegations means आरोप लगाना, और extortion मतलब किसी से forcefully कोई काम कराना, especially पैसा किसी से लेना डरा धमकाकर. So before start the detailed discussion of this article, एक प्लॉट है जो समरी है, पिक्चर की स्टोरी से कम नहीं है जो मुंबई में चल रहा है. सो वो डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है. सो हम सभी को पता है कि मिस्टर अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव पाए गए थे. घर के पास में एक कार थी उसमें, और उस केस में सचिन वाजे जो है वो भी जेल के अंदर है. वो एक्स पुलिस पर्सन ही थे. और जब काफी क्वेश्चनिंग उठी गई कि महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे उन्हें एक लोअर पोस्ट पर भेज दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, मूवीज में भी ऐसे ही होता है कि अल्टीमेटली जो पुलिस होती है उसे रिजाइन करना पड़ता है, सस्पेंड कर देते हैं या किसी छोटी जगह पर उनका ट्रांसफर कर देते हैं. सो ऐसा ही कुछ जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर परमवीर सिंह, उनके साथ हुआ. सो जब उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है मिस्टर अनिल देशमुख, सो उन्होंने ही एक्सटॉर्शन के लिए मिस्टर सचिन वाजे के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि 1 महीने में 100 करोड़ की आपको सबसे वसूली करनी है, वो बार हो, रेस्टोरेंट्स हो, कहीं से भी करिए. सो जब ये उन्होंने ओपनली सबके सामने एक ओपन लेटर लिखा, तो ये काफी सेंसेशनल क्रिएट हुआ है. नाउ इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और बहुत सारी चीजें इस केस में इन्वॉल्व होती जा रही हैं. सो लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या बताया गया है. The article says former Mumbai Police Commissioner Mr. Parambir Singh's allegations against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh are sensational and threatening for state government. Obviously ये जो आरोप है ये सेंसेशनल है, न्यूज क्रिएट हो गई है, एंड थ्रेटनिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. व्हाई स्टेट गवर्नमेंट? क्यों स्टेट गवर्नमेंट के लिए थ्रेटनिंग है? बिकॉज जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो पुलिस होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है. सो अगर पुलिस ही अगर ऐसे आरोप लगाती है सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं वीक होती है, और गवर्नमेंट गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज लोगों का फेथ खत्म हो जाता है गवर्नमेंट के अंदर. The nexus means connections. So the nexus between crime, politics, policing and business is an old story. ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जुर्म, राजनीति, बिजनेसेस, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बहुत कनेक्शंस होते ही हैं. तो ये तो एक पुरानी स्टोरी है. And in that sense, Mr. Singh's charge that the minister was forcing police officers to extort money from business is not surprising. So ऐसे में मिस्टर सिंह का ये आरोप लगाना कि मिनिस्टर ही पुलिस ऑफिसर्स को फोर्स करते हैं पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए बिजनेसेस से, तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है. It is nevertheless an extremely serious one, although ये serious आरोप है जिसपे serious investigation भी होना चाहिए. However, पर Mr. Singh's credibility is hardly inspiring. पर इस बात में कितनी सच्चाई है, मिस्टर सिंह की बातों में कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है. Because he raised the allegations only after he was removed as commissioner. ये आरोप उन्होंने तभी लगाए जब उन्हें कमिश्नर की पोस्ट से हटा दिया गया. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये सवाल उन्होंने, ये क्वेश्चन, ये आरोप तब क्यों नहीं लगाए जब वो कमिश्नर की पोस्ट पर ऑलरेडी थे. नाउ मूविंग अहेड, the circumstances leading to his removal were inglorious. Sachin Vaze, अब सचिन वाजे जिसको अरेस्ट किया गया, एन ऑफिसर अरेस्टेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. सो अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंटर गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया है. सो एनआईए ने सचिन वाजे को अरेस्ट किया है
ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो एक्सप्लोजिव मिले थे उस केस के लिए पकड़ा है एनआईए ने। सो ऐसा माना जा रहा है कि सचिन वॉज ए perceived to be close to Mr. Singh. दोनों के कनेक्शन थे, दोनों क्लोज थे। The minister sought to put Mr. Singh on the mat over the case. तो ऑब्वियसली हर मिनिस्टर कहीं ना कहीं पुलिस वाले को ही फंसा देते हैं। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि जो मिनिस्टर थे उन्होंने मिस्टर सिंह की ही गलतियां निकाली कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मैट ओवर द केस का मतलब कि किसी और के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स डाल देना, सारे फॉल्ट्स, सारी गलतियां डाल देना। So who made a retaliatory move by accusing former of trying to use Mr. Waze as a henchman. तो मिस्टर सिंह ने इसी के चलते जैसे उन्हें कमिश्नर की पोस्ट से हटाया तो उन्होंने तुरंत होम मिनिस्टर पर ही आरोप लगा दिए और ये बोला है कि मिस्टर वाजे को फंसाया जा रहा है। मिस्टर सिंह अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी। अब मिस्टर सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए मिस्टर देशमुख के अगेंस्ट। सो दिस इज इंट्रीगिंग एंड सेल्फ इम्प्लीकेटिंग। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है, अनयूजुअल है एंड सेल्फ इम्प्लीकेटिंग है। मतलब ये खुद पे ही आरोप लगाने वाली बात है। ऐसा क्यों? बिकॉज एज कमिश्नर, वो खुद एक कमिश्नर थे, ही कुड हैव, वो कर सकते थे और उन्हें करना चाहिए था, कोई एक्शन लेना था उन आरोपों पर जिन पर वो खुद आज आरोप लगा रहे हैं। तो जब वो खुद कमिश्नर थे तो वो ये काम कर सकते थे। The muckraking by Mr. Singh cannot be seen disconnected from the ceaseless political maneuvering in the state. So ये जो muckraking है, ये जो कीचड़ उछालने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्ट किया जा रहा है कि जो भी महाराष्ट्र में राजनीतिक जितने भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी का मतलब जुड़ा हुआ है इसमें। सेंटर गवर्नमेंट भी चाहती है, बिकॉज महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है और सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग पार्टीज है, तो कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिक मोड़ भी दे दिया गया है। कौन सी पार्टीज हैं महाराष्ट्र की? द फॉर्मेशन ऑफ द अनलाइकली कोएलिशन ऑफ, ये एक गठबंधन है शिवसेना, कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 2019। जब से ये फॉर्मेशन हुआ है इस गठबंधन का, जब जब से फॉर्मेशन हुआ है, was a setback to the storied managerial skills of the बीजेपी। तो बीजेपी को जरूर एक धक्का लगा है कि महाराष्ट्र में हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पाई। सो स्पेकुलेशन ऑफ एन इम्पेंडिंग कोलैप्स हैव लूम्ड ओवर द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट सिंस इट्स फॉर्मेशन। तो तब से ये महाविकास अघाड़ी एमवीए गवर्नमेंट जो क्रिएट हुई है, तब से इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिशें चालू ही हैं। The BJP with the active help of central agencies, अब बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प ली है और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को अनसेटल करने की कोशिश है। So in the tug of war, और अब इस लड़ाई में मिस्टर सिंह has been an active instrument of the MVA। अब इन सब लड़ाइयों में अभी तक मिस्टर सिंह बहुत एक्टिव इंस्ट्रूमेंट थे महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट के, और शिवसेना ने उनके डिफेंस के लिए सपोर्ट भी किया था कि जब उन्हें हटाया गया था मिस्टर सिंह को पोस्ट से। But now the leaders of all three parties have termed his allegations as a conspiracy to topple the state government। पर अब तीनों ही पार्टी, जो इस गवर्नमेंट की तीन पार्टीज हैं, तीनों ने ही ये बोला है कि ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक प्लानिंग है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को गिराने की। So after the initial panic, शुरुआती टेंशन के बाद, the parties have closed ranks behind the embattled ministers। The lure of power is universal। ये हम सभी को पता है कि हर कोई पूरी दुनिया में पावर के लिए अट्रैक्ट होता है। But in Maharashtra, which is home to India's economic capital, Mumbai, महाराष्ट्र इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कहलाई जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा खराब है, ये बहुत ज्यादा इंटेंस है। द आइडियोलॉजिकल मिसमैच
आइडियोलॉजिकल मिसमैच, चूंकि इस गठबंधन में 3 पार्टीज हैं, सबके आइडियाज अलग अलग हैं, तो मिसमैच तो कहीं ना कहीं है ही जब से गठबंधन हुआ है। पर फिर भी ये अभी तक सरकार काम कर रही है, बीजेपी के सारे चैलेंजेस से लड़ती आ रही है। So all three parties are united by strong survival instinct. अभी तक टिके हुए हैं ये लोग एकजुट होकर। The BJP's impatience to reclaim power in Maharashtra is more than usual considering the bruised egos involved. तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ईगो इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो ईगो हर्ट हुआ था जब उनकी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नहीं बन पाई और फिर से महाराष्ट्र पे पावर अपना करने के लिए, तो ये बीजेपी के जो इम्पेशंस है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, द चांसेस ऑफ ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन आ रहा है। ये ऐसा माना जा रहा है कि अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होगा। जैसा कि कंटेक्स्ट हमें दिख रहा है कि अगर सेंट्रल एजेंसीज भी काम करती तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगी। सो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज बीजेपी उसका फायदा होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पोजीशन बचाने के लिए कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टिगेशन में फिर चेंजेस आ जाएंगे और वो इंक्लाइंड हो जाएगी, एक अफेक्टेड होगी और वो प्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। सो इसलिए ऑथर ने सजेस्ट किया है दैट ओनली एन इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कैन सेपरेट द व्हीट फ्रॉम chaff इन दिस sordid tale. सो यहाँ पे ये बोला गया है कि काम की चीजों को कचरे से तभी हटाया जा सकता है जब इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इस केस में हुआ जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेगा अप्रूव्ड बाय ईदर द स्टेट पुलिस और द सेंट्रल एजेंसी इज नॉट अ रीअश्योरिंग ऑप्शन। सो कोई भी अगर इसमें जांच पड़ताल करता है, स्टेट पुलिस करती तो भी हमें विश्वास नहीं है और सेंट्रल एजेंसी करती तो भी हमें विश्वास नहीं है। सो अब ये कैसे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा। So this is about Mumbai muckraking. Let's move towards the next article. Okay, so this is our next article. A quick go through karte hain. The SC did well to lay guidelines for the judiciary in dealing cases of sexual crime. So sexual crime के cases से कैसे deal करना है, इसमें जो Supreme Court ने guidelines दिए हैं वो काफी अच्छे दिए हैं. While recognizing society's deep-rooted patriarchy. नाउ पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जहां पर मेल्स डोमिनेट करते हैं, मेल्स ही लीडर होते हैं, जो गाइडलाइंस या जो ऑर्डर्स वो देंगे वो फीमेल्स को मानना होगा। सो पेट्रियार्की जो है वो हमारी सोसाइटी में इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं, ठीक है। एंड इनिशिएटिंग अ कोर्स करेक्शन इन द वे द जुडिशरी इटसेल्फ व्यूज जेंडर राइट्स, और ऐसा कोई कोर्स करेक्शन हो जिसमें जेंडर बायसनेस ना हो। The Supreme Court went back to Henrik Ibsen. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ले राइट ऑथर है, उनके कोड्स को लिया है कंसिडरेशन में एक एग्जाम्पल के हिसाब से, दैट द फीस्टी वुमेन कैरेक्टर्स, जो स्ट्रॉन्ग और वेरी लाइवली वुमेन कैरेक्टर्स हैं, who break free of traditions, जो अपने ट्रेडिशंस को तोड़कर, जो फैमिली के कंस्ट्रेंट्स हैं उनको तोड़कर जो आगे बढ़ती हैं। सो वहां पर उन्होंने बोला है, सेटिंग असाइड एन एब्सर्ड राखी फॉर बेल ऑर्डर ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टू अ सेक्सुअल ऑफेंडर। सो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को उन्होंने बहुत ही एब्सर्ड बताया है, बेवकूफ भरा बताया है, और बोला है कि इस सॉल्यूशन को जो एमपी की हाई कोर्ट ने दिया है, किस केस में एक सेक्सुअल ऑफेंडर था, एक रेप केस था, जिसमें जो एक्यूज था, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, उसे ये बोला राखी फॉर बेल ऑर्डर कि अगर आप विक्टिम से राखी बंधवा लोगे तो आपको बेल दे दी जाएगी। ये किस तरीके का डिसीजन है? जो जो आरोप है, जो जिसने ये क्राइम किया है, उसको वो लड़की भाई बना ले तो आप छूट जाएंगे जेल से। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एब्सर्ड बताया है और साइड में किया है।
And the court issued a set of guidelines on March 18 to be followed by the judiciary. अब उन्होंने March 18 को guidelines दिए हैं कि जितने भी crimes होंगे women के against, जो भी सेक्सुअल क्राइम्स होंगे स्पेशली, उनको किस तरीके से डील किया जाना चाहिए, उसके गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं. The two-member bench of Justice A.M. Khanvilkar and S. Vindra Bhatt used a quote from Ibsen to say that a woman cannot be herself. हमारी सोसाइटी में एक वुमेन अपने वो जैसी है वो वैसी हो ही नहीं सकती. In an exclusively masculine society, एक मेस्कुलिन सोसाइटी है हमारी जहां पर मेल डोमिनेट करते हैं, वहां पे फीमेल्स रह नहीं सकती जैसे वो रहना चाहती हैं, क्योंकि लॉज बनाने वाले भी मेन ही होते हैं. इसलिए कभी भी जस्टिस नहीं होता है विमेन के साथ. मूविंग अहेड, द जुडिशियरीज करेक्टिव वॉइस इज अ वेलकम स्टेप. नाउ यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिए हैं सेक्सुअल क्राइम्स में, ये काफी तारीफ करने लायक हैं, काफी वो रिस्पेक्ट करते हैं. इट्स अ वेलकम स्टेप इन द आफ्टरमाथ ऑफ सीजेआई बोबडे's reported remarks. Now थोड़ा टाइम पहले हमारे जो सीजेआई थे मिस्टर बोबडे, उन्होंने भी एक इस तरीका का ही कुछ एक रिमार्क दिया था जिसके ऊपर भी काफी विवाद पैदा हुआ था. एक वर्चुअल हियरिंग था, क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन की बात थी तो वर्चुअल हियरिंग ही था, और उसमें उन्होंने जो रेपिस्ट का लॉयर था उससे पूछा कि क्या जो आपका क्लाइंट है वो पीड़िता से शादी करने के लिए रेडी है, और अगर वो शादी करता है तो उसकी गलतियां माफ कर दी जाएगी. ये कैसे डिसीजंस, कैसे जजमेंट्स हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दे दिया कि रेपिस्ट को आप उस विक्टिम से ही शादी करवा दें. किस तरीके का न्याय है ये? हालांकि बाद में उन्होंने बोला कि उनके शब्दों को बहुत मिसकोट किया गया है, गलत तरीके से समझाया गया है, पर अब जो निकल गया मुंह से वो निकल गया. The Khanvilkar Bhatt bench asked all courts to refrain from imposing marriage. Khanvilkar Bhatt की जो बेंच थी, 2-member बेंच जो थी, इन्होंने सारे कोर्ट्स को मना कर दिया है कि कोई भी शादी के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. जो भी सेक्स ऑफेंडर है और विक्टिम के बीच में ये शादी कोई भी जबरदस्ती नहीं करी जाएगी और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा. Powerful men seem to be reiterating misogyny besides carelessly linking sexual crimes to women. हालांकि आज भी जो पावरफुल मेन है हमारी कंट्री में, वो बार बार ये मिसोजिनी रीइटरेट करते हैं. मिसोजिनी का मतलब होता है जो विमेन की तरफ हेट्रेड है. ये जो नफरत है फीमेल्स के लिए, और कहीं ना कहीं इस वजह से जो सेक्सुअल क्राइम्स का रीजन भी वो विमेन के ऊपर ही डाल देते हैं, और वो ये बोल देते हैं कि रात में अकेले जाना या सही तरीके के कपड़े ना पहनना ही रीजन होता है कि उनके साथ सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं. तो ये जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो ये हमारे एक क्वेश्चन करते हैं सोसाइटी के ऊपर भी कि क्या फीमेल्स आज हमारी सोसाइटी में किस तरीके से रह रही हैं, इतने एजुकेटेड और इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी. Leaning on the Bangkok General Guidance for Judges on Applying Gender Perspective in Southeast Asia, the bench listed a host of avoidable stereotypes. उन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को हटाने के लिए बोला. स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है जो बहुत सदियों से चली आ रही ऐसी धारणा है. तो ये क्या धारणा है? दैट विमेन आर फिजिकली वीक, फीमेल्स कमजोर होती हैं. मेन आर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर का मुखिया मेल होता है, एंड मस्ट मेक ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू फैमिली. तो जो मेल है वही सारे डिसीजंस लेगा. एंड वुमेन शुड सबमिसिव एंड ओबीडिएंट. वुमेन को ये सारे डिसीजंस चुपचाप बिना आवाज उठाए मान लेना चाहिए. Women are battling society's ingrained prejudices. Women आज भी हमारी सोसाइटी की धारणाओं से लड़ रही है. And the judgment acknowledges this bitter reality. और judges जो है वो मान रहे हैं कि ये जो कड़वा सच है, जेंडर वायलेंस जो हो रहा है, ये इसको खामोशी से दबा दिया जाता है, इन मुद्दों को उठाया ही नहीं जाता. Pointing to the entrenched unequal power equations between men and women, including cultural and social norms, financial dependence, and poverty, it said that data may not reflect the
actual incidents of violence against women. उन्होंने बताया है कि इतना अनइक्वल पावर है मेन और विमेन के बीच में, कल्चरली डिफरेंसेस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, फीमेल्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट है मेल के ऊपर, गरीबी इतनी है कि एक्चुअल हमारे पास जो नंबर्स है, जितना क्राइम होता है विमेन के अगेंस्ट में, उसका एक्चुअल नंबर अभी भी हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि कोई भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाना नहीं चाहता, इतनी ज्यादा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. It is not the first time the Supreme Court is clamping down against gender stereotyping. और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो बेंच बनी है, ये जो दो जजेस की जो बेंच है, उन्होंने पहली बार आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है. पहले भी काफी जो कमिटीज थी, उनके जो मेंबर्स थे, जो जजेस थे, उन्होंने बहुत बार विमेन के अगेंस्ट जो मिस ट्रीटमेंट होता है, उनके अगेंस्ट आवाज उठाई थी कि विमेन को बराबर का दर्जा देना चाहिए. सो पहले जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैड आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग विमेन इन द आर्मी. आर्मी में भी जो विमेन को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है, इसके अगेंस्ट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक आर्गुमेंट रेज किया था कि उन्हें इक्वल सिटीजन्स कंसिडर करना चाहिए. And एक और एक केस था अनुज गर्ग का. The court had called out the notion of romantic patriotism as an attempt to put women in a cage. कि मिस्टर अनुज गर्ग केस में ये बताया गया था कि जो ये पेटर्नलिज्म हो रहा है, यहाँ पर विमेन जो है वो सिर्फ एक पिंजरे में बंद होकर रह गई है. To break the silence on bias against women, everyone must take responsibility, especially institutions and those in important positions. So ये जो biasness है, ये जो भेदभाव है विमेन के साथ, इसके ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए इसकी जिम्मेदारी है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो लोग बैठे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो विमेन के अगेंस्ट जो भी बायस डिसीजन है, भेदभाव वाले जो डिसीजंस हैं, उनको रोकें. द कोर्ट्स रीइटरेशन मींस बार बार कोई चीज दोहराना. So the court's reiteration on where it needs to stand on women's right is a move in the right direction, because the fight for gender equality is far from over. So ये जो कोर्ट बार बार ये विमेन राइट्स के लिए जो भी एक्शंस लेती है, राइट डायरेक्शन में लेती है, ये बहुत ही वेलकम है, बिकॉज जेंडर इनइक्वालिटी की जो फाइट है, ये अभी बहुत लड़ना बाकी है और ये फाइट खत्म होने में काफी लंबा समय लगने वाला है. चलिए, सो आज के दोनों आर्टिकल्स, आप लोग अपना ओपिनियन बनाइए कि जितने भी ये रूल्स है, जो नए जजमेंट्स हैं, एंड स्पेशली जो एमपी हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, एंड विमेन राइट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये जो बायसनेस है इसको सोसाइटी से हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है. डू शेयर योर ओन ओपिनियंस. आप क्या सोचते हैं, और ऐसा कोई और रिमार्केबल जजमेंट है जहां आपको लगा कि बहुत अप्रिशिएबल जजमेंट था कोर्ट का, जो विमेन के फेवर में दिया गया है, जो अन्याय होता है उसके अगेंस्ट दिया गया है, right? So please do share your comments, your valuable comments, your opinions, your suggestions in the comment section, so that we get to know कि आज का जो हमारा यूथ है वो क्या सोचता है, और हमारा एजुकेशन जो है उसको भी और कहाँ ठीक करने की जरूरत है, right? So that's all from my side for today's session. Happy learning everyone, and take care.